दोस्तों अगला वाला जो आर्टिकल है अभी हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग्स हुई थी और इसके बाद वस्तु और सेवा में जो अभी टैक्स में कटौती की गई है उसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए जीएसटी काउंसिल की 56वें नंबर की मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसको हेड कर रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ये 3 सितंबर 2025 को हुई। ये एक डिफाइनिंग माइलस्टोन मानी जाती, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इंडिया के टैक्स हिस्ट्री में। ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं सिर्फ टैक्स रेट कम करने के बारे में नहीं है, ये एक डिसीजिव शिफ्ट है, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिया गया निर्णय है एक ऐसे सिस्टम की तरफ जो सिंपल, फेयर और ग्रोथ ओरिएंटेड, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने वाला है। ये नया सिस्टम विकसित भारत 2047 के सपनों के साथ में अलाइन करता है, मतलब उसे पूरा करने में मदद करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, मार्केट की क्या डिमांड रही है और सरकार किस प्रकार से नया स्ट्रक्चर लेकर के आई है। इंडस्ट्री और कंज्यूमर, मतलब ग्राहक, दोनों की एक बहुत पुरानी डिमांड रही थी कि भाई जीएसटी का जो अलग अलग स्लैब चल रहा है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28% को सिंपल करना, मतलब चार स्लैब है, इसको सरकार कम करे। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, अब इस डिमांड को पूरा किया गया है। नया सिस्टम एक सिंपल टैक्स है जिसमें सिर्फ दो मेन रेट लगने वाले हैं। 18% एज द स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, मान्य दर मानी जा रही है। एंड 5% ये कहलाता है मेरिट रेट, मतलब जरूरी चीजों के लिए कम दर, जो सबसे ज्यादा बेसिक नीड है हमारी, सबसे ज्यादा जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें सरकार 5% लगाएगी। इसके बाद एक तो जो स्पेशल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा वो है 40% का। और कुछ बहुत कम चीजों पर 40% ही हम लगा रहे हैं, जैसे तम्बाकू, ठीक है, एंड इसके अलावा एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जहां पर 40% का डीमेरिट रेट है, मतलब जिनको यूज करने से हटाया जाए। कहने का मतलब ये है सरकार इनमें टैक्स इसलिए बढ़ाई है ताकि लोग गुटखा तंबाकू का सेवन कम करें। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब पूरी तरह से बदल देने वाला स्टेप सरकार ने उठाया है यहाँ पर देश की इकोनॉमी में नया रिफॉर्म्स लाने के लिए। अब बेनिफिट्स ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं कि सरकार ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। ये जो डेयरिंग स्टेप लिया गया है, बोल्ड स्टेप उठाया गया है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो कॉम्प्लायंस का बर्डन है, जैसे कोई भी व्यक्ति है बिजनेस कर रहा है तो कागजी जो कार्यवाही है वो बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रिडिक्टिबिलिटी है, मतलब बिजनेस के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करना काफी आसान हो जाता है। एंड सिटीजन फ्रेंडली है, ये टैक्स सिस्टम आम आदमी के लिए ज़्यादा आसान और फ्रेंडली बन गया है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट ने ये क्लियर सिग्नल दिया है कि वो इंडिया के टैक्सेशन को दुनिया के बेस्ट सिस्टम के साथ में अलाइन करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी के टैक्स रेट को लेकर के एक बात और बोली जा रही है कि इससे जो कॉमन पीपल है उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पहुंचने वाला है। ये रिफॉर्म्स डायरेक्टली घर घर की डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। कॉमन आइटम जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और किचनवेयर मात्र 5% जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं। बहुत जरूरी चीजें जैसे कि मिल्क की यदि हम बात कर लेते हैं, अमूल का दूध आप पी रहे हैं, ले रहे हैं चाय बनाने के लिए, पनीर खरीद रहे हैं, चपाती, पराठा, अब बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, मतलब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जो पैकेज्ड फूड्स आइटम है, नूडल है, चॉकलेट है, बेवरेज है, पीने की चीजें हैं, इनकी रेट भी कम किए गए। इससे कंजप्शन बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे और हर इनकम ग्रुप के फैमिलीज को रिलीफ मिलने वाला है।
एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, सरकार ने तो अपना काम कर दी है, अब दुकानदार के हाथ में है कि वो हम लोगों को कितना रिलीफ दे पाते। क्योंकि कुल मिलाकर के देखा जाए डायरेक्ट फायदा दुकानदारों को होगा। अब दुकानदारों के ऊपर सरकार ने झोली में डाल दिया है बॉल को कि आपको जैसा चाहे वैसा करो। मतलब इंस्टेंट जो रिलीफ मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है? दुकानदारों को मिलने वाला है। अब दुकानदार के ऊपर है कि वो चीज सस्ती करेगा कि नहीं करेगा, कि उसी रेट में बेचेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर हमारा भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है, फायदे में आने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया गया है, जैसे कि इसेंशियल ड्रग्स जो है, दवाई है, मेडिकल डिवाइस, कैंसर, रेयर डिसीज जैसे कि दुर्लभ बीमारियां, और क्रॉनिक डिसीज मतलब लंबी बीमारी के ट्रीटमेंट पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है या फिर रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब कहीं कहीं सरकार ने जीरो कर दी है और कहीं कहीं बोल रही है कि यदि पहले ज़्यादा था तो हम उसको कम कर देंगे। इससे आम लोगों को मॉडर्न मेडिसिन और डायग्नोस्टिक आसानी से मिल पाएगा। इसके अलावा घर वालों पर फाइनेंशियल जो बर्डन है उसमें भी कमी आने वाली है। तो हो सकता है अभी जो 700 की दवाई हम खरीदते थे, आने वाले टाइम में हो सकता है वो 600 की पड़े या फिर 500 की पड़े, क्योंकि टैक्स में कमी की गई है सरकार की तरफ से। इसके साथ ही साथ फार्मर्स की भी जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो फार्मर्स वाला जो सेक्टर है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है सरकार की तरफ से। किसानों को भी काफ़ी मेजर फायदा यहाँ पर जीएसटी के माध्यम से पहुंचाया गया है। किसानों के लिए जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि ट्रैक्टर, खेती किसानी में यूज होने वाली मशीनरी, खेती के इंस्ट्रूमेंट, फार्म मशीनरी और अदर जो वाइटल इम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब जरूरी टूल्स हैं, अब सिर्फ 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे। लेकिन सरकार ने इसको पूरी तरह से जीरो नहीं किया है टैक्स में। वहीं यदि हम फर्टिलाइजर और इनपुट जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया का जीएसटी भी 18% से घटा करके सरकार ने 5% कर दिया है। मतलब यहाँ पर भी सरकार का कहना है कि अब किसानों को खाद जो है सस्ते रेट में मिल पाएगी। अब लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है, इसका मतलब ये है ऐसी कंपनियां जहां पर लोग हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, मशीनों का यूज़ कम है। वो सेक्टर जहां बहुत सारे लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनको भी फायदा होगा। जैसे हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, लेदर गुड्स, इनके जीएसटी रेट कम किए गए हैं। इससे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली, मतलब लोग ज़्यादा खरीदेंगे और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार सिक्योर रहेगा। ये रिफॉर्म ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, जिससे लोगों की लाइवलीहुड सेफ रहेगी और नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खुलने वाले। अब टेक्सटाइल के सेक्टर में सरकार ने काफी कुछ करेक्शन किया है। एक खास अचीवमेंट है क्रिटिकल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर मैन मेड फाइबर और यार्न पर जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है। एक ऐसी डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन हम किसको बोलते हैं? मार्केट में गड़बड़ी को दूर कर देना, जो बहुत टाइम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को परेशान कर रही थी। इस कदम से कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट, जॉब क्रिएशन, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, ये सारी की सारी चीजें हमारे देश में बढ़ने वाला है। फिर जो सीमेंट एंड ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर है, इसमें भी काफी कुछ रिलीफ सरकार की तरफ से दिया गया है। सीमेंट जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका जीएसटी पहले 28 हुआ था करता था, अभी इसको सरकार ने 18% कर दी। इससे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस जैसे सोलर पैनल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मतलब गाड़ी के पार्ट पर रेट कट होने से इंडिया की ग्रीन ग्रोथ जर्नी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। इसके बाद जो हमारा उद्योग जगत है उसने क्या रिस्पॉन्स दिया है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
ऐसी करेक्शन की डिमांड कर रहा था। वो खुश हैं कि उनकी जो की गई डिमांड है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन रखा था, सलाह था, सरकार ने एक्सेप्ट करी है। जैसे ऑटो पार्ट का रेशनलाइजेशन, मतलब टैक्स को ठीक ठाक किया गया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, मेहमान नवाजी की, और वेलनेस सर्विस की बात करें, स्पा सेंटर की, इनको भी काफी रिलीफ दिया गया है। ये चेंजेस मार्केट को हार्मोनाइज करेंगे, मतलब एक जैसे रूल लेकर के आएंगे, और अननेसेसरी जो डिस्प्यूट हो रहा था उसको भी सरकार कुल मिला करके खत्म कर देगी। यहाँ पर संस्थागत रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, GSTAT, ये अनाउंसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट माना जा रहा है। मतलब टैक्स पेयर के लिए इसका मतलब है फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब जो भी झगड़ा चल रहा है सरकार के साथ, ऑफिसर के साथ में, वो जल्दी निपट जाएगा। इसके अलावा जो अगला फायदा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जैसे कि यदि ये ट्रिब्यूनल आ जाता है तो हमें सिस्टम के ऊपर ज़्यादा भरोसा हो जाएगा, पार्टिकुलरली जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा कदम है। एंड अदर प्रोसेस रिफॉर्म्स, जैसे कि प्रोविजनल रिफंड्स की बात करें, आर्थिक राशि वापस मिलना, रिस्क बेस्ड कॉम्प्लायंस चेक्स की बात करें, मतलब कम चेक्स रहेंगे ट्रस्ट वर्दी बिजनेस के लिए। एंड हार्मोनाइजिंग ऑफ वैल्यू रूल्स, मतलब वैल्यूएशन के एक ही रूल रहेंगे। इससे जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, एंड कॉम्प्लायंस कॉस्ट्स है, नियमों पर चलने की जो लागत है, काफी ज्यादा घट जाएगी। इसके बाद CIIS एडवोकेसी की जब बात करते हैं तो पिछले 8 महीनों से CIIS स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा है, इंडस्ट्रियां एडवोकेट कर रही थी, जोर दे रही थी, सरकार को झुकाने की कोशिश कर रही थी कि आप 2 रेट, 2 स्लैब लेकर के आओ। इसके अलावा GST में जो भी एनोमलीज है उसको कम करो, एसेंशियल पर रेट कम करो, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट दो, GSTAT को जल्दी से ऑपरेशन करने के लिए आप चालू करिए। तो इस प्रकार से देखा जाए जो उद्योग जगत है अब काफी ज्यादा खुश होगा। अब इंडस्ट्री के साथ में किस प्रकार से हमको पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, इसको बात करते हैं। GST काउंसिल के डिसीजंस दिखाते हैं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की बातें सुनती है, रिस्पॉन्सिव है, और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप का भाव रखती है। ये उन सब स्टेक होल्डर के लिए एक प्राउड मोमेंट है जिन्होंने कंस्ट्रक्टिवली, मतलब रचनात्मक तरीके से रिफॉर्म्स को सेव करने में योगदान दिया है। अब जो रिफॉर्म सरकार लेकर के आ रही है वो फेज वाइज हमको देखने को मिलेगा। रिफॉर्म्स को 22 सितंबर 2025 से केयरफुली फेस आउट करना, एक क्रम में लाना, ये इम्पोर्टेंट है। इस सीक्वेंसिंग से ये शुरू हो जाएगा। जैसे कि इससे क्या होगा, रिवेन्यू स्टेबलाइज हो जाएगा, सरकारी आमदनी बनी रहेगी, इंडस्ट्री और कंज्यूमर को इमीडिएटली लोअर रेट का फायदा मिलना चालू हो जाएगा। ये अप्रोच फिजिकल हेल्थ को सेव करती है और साथ ही साथ डिमांड और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने का काम करेगी। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के ये जो रिफॉर्म्स है कैसा रहा है, पीपुल्स रिफॉर्म्स है। ये अनाउंसमेंट सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट तक सीमित नहीं है, ये एक पीपुल्स रिफॉर्म है, जन सुधार है। ये हर सिटीजन, फार्मर, वर्कर, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर को इक्वली अफेक्ट करेगा। स्ट्रक्चर को सिंपल करके, एसेंशियल पर रेट कम करके, डिस्टॉर्शन को करेक्ट किया जाना, साथ ही साथ जो संस्थागत रिफॉर्म्स है, जैसे कि ट्रिब्यूनल को जल्दी से चालू किया जाएगा कि भाई जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई टैक्स नहीं पटा पा रहा है, किसी का ज़्यादा टैक्स कट गया है, किसी का कम टैक्स कट गया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से। इसके बाद यदि हम न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि जाते हैं दोस्तों, तो जो पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे ये पार्टिकुलरली GST काउंसिल की जो मीटिंग्स हुई है उसी पर बेस्ड न्यूज़ है। GST काउंसिल द्वारा वेडनेसडे नाइट को ऑथराइज की गई GST रेट चेंजेस ने ऑटो, इंश्योरेंस,
कंज्यूमर अप्लायंस, फार्मास्यूटिकल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को काफी खुश कर दिया है। लेकिन ये खुशी पूरी तरह से नहीं थी। कुछ सेक्टर के अंदर रिप्रोच मतलब नाराजगी, आपत्ति का भाव भी दिखाई दिया है। कुछ सेक्टर को बिल्कुल ज्यादा अपसेट कर दिया गया है टैक्स में चेंजेस आने से। बात करें स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट ने भी इस मिक्स्ड रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्ट किया थर्सडे को। मार्केट ने शुरुआत में पॉजिटिवली रिएक्ट किया, लेकिन दिन के एंड तक इतना ही रह गया और सेंसेक्स पिछले दिन के मुकाबले सिर्फ 0.2% अप हुआ था। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पूरा नहीं था या फिर रिएक्शन जो आया था वो काफी ज्यादा मिक्स रहा है। स्पेसिफिक सेक्टर ग्रीवांसेस की बात करें, जैसे कि एयरलाइंस और ऑयल सेक्टर। एयरलाइन ने नॉन इकोनॉमी सीट की बात करें, मतलब बिजनेस क्लास, इस पर बदले हुए जीएसटी की सख्ती से स्लैम्ड किया, मतलब कड़ी आलोचना करी। वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करने के लिए बोला। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनके इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल पर जीएसटी फिनिश्ड प्रोडक्ट के जीएसटी से ज्यादा है। ये एक समस्या है कि भाई कच्चा मटेरियल में टैक्स ज्यादा है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें टैक्स कम है। वहीं यदि हम कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर ग्रीवांसेस की बात करें, इसी मिसमैच को काउंसिल ने फर्टिलाइजर और मैनमेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए करेक्टेड, मतलब सुधार किया। एक और समस्या है लेबर चार्जेस। मजदूरी पर जीएसटी बढ़ाकर के 12 से आपने 18% कर दिया। इस पर भी रेजिस्टेंस हो रहा है, विरोध हो रहा है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मतलब छोटे उद्योगपति कह रहे हैं कि इस बदलाव से उन्हें बहुत मुश्किल होने वाला है। अब आगे चल कर के देखते हैं कि क्या कुछ और रिफॉर्म भी पॉसिबल है यदि लोगों का इस प्रकार से विरोध आ रहा है तो। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मिक्स्ड फीलिंग की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मेन मेड फाइबर और कॉटन दोनों सेक्टर के जीएसटी रेट के रिवीजन का वेलकम किया है, लेकिन उसने ये भी बोला है कि भाई 2500 रुपए से महंगे कपड़ों पर 18% ड्यूटी लगाई गई। ये अलग दिक्कत है, जबकि आजकल लग्जरी कपड़े लोग इससे तो बहुत कम खरीदेंगे। जितना महंगा कम कपड़ा खरीदेंगे उतना ही कम हमारी आमदनी होगी। अब जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इतनी ज्यादा नाखुश क्यों है? क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये पॉइंट आउट किया है कि ऐसे महंगे इससे जो महंगे कपड़े भी हैं वो कॉमन मैन द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदे जाते हैं। खास करके वोलन्स की बात करें, ठीक है, ऊनी कपड़े, वेडिंग वियर, शादी के कपड़े तो सब लोग खरीदते ही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर ही व्यक्ति शेरवानी या फिर सूट पहनेगा। ट्रेडिशनल क्लोथिंग, पारंपरिक कपड़े, हैंडलूम्स मतलब हाथ की बुनाई से बनने वाले कपड़े, एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स, कढ़ाई वाले कपड़ों के रूप में, ये सारी चीजें महंगाई के रूप में हमको दिखाई देगी। इन पर 18% जीएसटी लगाने से ये चीजें सिग्निफिकेंटली मोर कॉस्टली हो जाएंगी, खासी महंगी हो जाएंगी आने वाले टाइम पीरियड में। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये भी उतना ज्यादा खुश नहीं है। ठीक है, ऑटो सेक्टर में भी देखी जा सकती है इसी प्रकार की नाराजगी। ऑटो मैन्युफैक्चरर ने सेक्टर के लिए रेट रैशनलाइजेशन और कार पर लगने वाले जीएसटी कंपनसेशन सेस को हटाए जाने का स्वागत किया है। वहीं यदि हम बात करें ऑटो टैक्स बेनिफिट्स की, नए रेट के अकॉर्डिंग एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट कार्स जो कि 14 लाख तक है, उनके टैक्स में 13 परसेंटेज पॉइंट तक की कमी आएगी। हाई एंड कार्स जिनके इंजन 1200 सीसी से बड़े हैं, उनकी टैक्स रेट में 8 से 10% पॉइंट की कमी हमको दिखाई देगी। इसके अलावा जो ऑटो डीलर्स हैं, इन लोगों का भी कुछ कुछ चिंताएं हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। ऑटो डीलर मतलब कार बेचने वाले लोग कुछ चिंता जताते हैं। उन्हें डर लग रहा है कि ग्राहक अपनी खरीद सितंबर 22 तक पोस्टपोन कर देंगे। जब नए रेट आएंगे तब वो खरीदी करेंगे। वो ये भी चाहते हैं कि ग्रेटर क्लैरिटी,
पूरी स्पष्टता हो कि उन गाड़ियों पर क्या होगा जिसे वो मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी खरीद चुके हैं लेकिन अभी तक कस्टमर को नहीं बेच पाए। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने भी टैक्स घटाए जाने की तारीफ करी है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट पर टैक्स 12% से 5% हो गया है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ये इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करेगा क्योंकि इससे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर सेल और अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस है उसकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। वहीं यदि हम कंज्यूमर एप्लायंस ऑप्टिमिज्म की बात करें, कंज्यूमर एप्लायंस मेकर जैसे कि कोई फ्रिज बना रहा है, टीवी बनाने वाला है, ये भी जीएसटी रेट कट को लेकर के उत्साहित हैं, पॉजिटिव हैं, जिसको अपबीट बोला जाता है। उन्होंने बोला है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, खास करके फेस्टिव सीजन आने वाला है, दीपावली का त्योहार आ रहा है तो लोग दबा करके खरीदी करेंगे। दोस्तों आज है 5 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वाले हिस्से की हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर का जो आर्टिकल है, अमेरिका की तरफ से ग्लोबली जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाए जा रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। ये आर्टिकल कहता है कि सिर्फ अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप के एक्शन पर फोकस करने के बजाय इंडिया और दुनिया के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि आखिर इन डिसरप्शन, मतलब ये जो बदलाव हमको देखने को मिल रहा है ट्रेड में, टैरिफ में, का रायसन डे एटर, ये एक कहना चाहिए कहावत है, इसका मतलब होता है हमें असली वजह का पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेस ट्रेड में क्यों देखने को मिला। आजकल इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक और भौगोलिक एंड टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मतलब एक साथ कई संकटों का सामना हम कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम खुद को इंसुलेट कर सकें, बचा सकें और एक ज़्यादा इक्विटेबल मतलब न्याय संगत फेयर वर्ल्ड ऑर्डर को हम इंश्योर कर सकें। इसके बाद ट्रम्प्स फर्स्ट मोटिव वो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब ये है कि कैसे करके मैं अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को का बचाव कर सकूं, अपने जो लोकल पब्लिक है उसको कैसे करके खुश कर सकूं। मिस्टर ट्रंप की इकोनॉमिक वारफेयर मतलब जो इकोनॉमिक वार चल रहा है, इसके पीछे 3 वजह हैं। पहली वजह है वो जानकर अमेरिका की साइलेंट मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं, मतलब वो लोग जो ज़्यादा बोलते नहीं। ये मेजॉरिटी ग्लोबलाइजेशन के मुख्य सिद्धांतों जैसे कि कैपिटल एक्मुलेशन, पूंजी का एक जगह पर जमा करना, चीप लेबर, सस्ता काम एंड एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना, साथ ही साथ ट्रिकल डाउन इकोनॉमीज मतलब अमीरों के फ़ायदे आम आदमी तक पहुंचेंगे से धोखा महसूस करती है। इसके बाद बात करते हैं जो मैकेनिज़्म हमको दिखाई दे रहा है, इसमें काफ़ी सारी गलतियां हमको दिखाई दे रही। ये नियोलिबरल स्टेटस क्यो मतलब चला आ रहा नया आर्थिक मॉडल एक तरफ तो वेल्थ और पावर का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करवा रहा है और दूसरी तरफ इनइक्वालिटीज़ मतलब भेदभाव बढ़ाते जा रहा है। इसके बजाय कि वो इकोनॉमिक पैराडिम्स मतलब आर्थिक मॉडल को पूरी तरह रिस्टार्ट करते और ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के गरीब देश की लेजिटिमेट ग्रीवांसेस को मतलब जायज़ शिकायतों को दूर कर दें। मिस्टर ट्रंप ने क्या काम किया? जीनोफोबिक मतलब विदेशियों से नफरत करो, उनका वीज़ा रद्द कर दो। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाओ, मतलब पहले अमेरिका है उसके बाद कोई देश है। साथ ही साथ नस्लवाद एंड सेंट्रीफ्यूगल मतलब अलग करने वाली जो थिंकिंग है, अलग करने वाले जो विचार हैं, काम हैं, इस प्रकार की पॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप ने चालू कर दी है।
जिसे इकोनॉमिक पॉपुलिज्म के द्वारा छुपाया गया है। इसके बाद एक्शंस फ्रॉम फर्स्ट मोटिव की बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही ये एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर ट्रंप क्यों हॉकिसली मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बुराई करते रहते हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, 30+ देशों पर सैंक्शन पाबंदी लगा दी गई है, 70+ कंट्री पर आपने टैरिफ लगा दिए हैं, मतलब वहाँ से जो आप सामान खरीदेंगे उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। इसके अलावा व्यापार समूह का निर्माण किया जाना, ट्रेड ब्लॉक लगाना। इसके अलावा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटीज़ को कमज़ोर किया जाना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को आउट कर लिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर पैसा फालतू देने से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा कमज़ोर देशों को फॉरेन एड जो प्रोवाइड करी जा रही थी उसको रोक दिया गया है। इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन मतलब सख्ती बरतना। ये पूरे 360 अटैक ऑन लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन सिर्फ अमेरिका के सोवरेन सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करने का एक बहाना है, मतलब फिग लीव। कुल मिलाकर के आप जो चाह रहे हैं आपका फ़ायदा देख रहे हैं। इसके बाद सेकंड मोटिव है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का। दूसरी वजह है गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से टैरिफ्स एक कैमोफ्लेज्ड मतलब छुपा हुआ सुपर टैक्स होती हैं जो अमेरिकन कंपनीज और कंज्यूमर को देना होगा। वो 70% कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन इनका मकसद देशों और कंपनीज से पैसा एक्सटॉर्ट करना मतलब ज़बरदस्ती वापस लेना। ऐसा करके अमेरिका की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मजबूत किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके बाद बात करें चाइना फैक्टर एंड यूएस एक्शंस। अमेरिका ग्लोबल जीडीपी का 26% हिस्सेदारी रखता है, लेकिन चाइना 17% के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी चिंता के कारण शायद अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है। तो जैसे कि आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हैवी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा यूनिलैटरलिस्ट मतलब एक तरफा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ को वो बनाने की कोशिश कर रहा है। नेशंस को इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर करता है। डॉलर की प्रिविलेज पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। ये जो ज़बरदस्ती की राजनीति है ये नई नहीं है। हिस्ट्री में भी प्रोटेक्शनिज्म और पनिसिटिव मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म मतलब दंडात्मक व्यापारवाद का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, खास करके अमेरिका की तरफ से। अब हाइपोक्रासी इम्पैक्टिंग इंडिया। अब इसका असर क्या है इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका का ये जो हाइपोक्रासी है मतलब ढोंग है अब भी जारी है। वो इंडिया पर प्रेशर डालता है कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सुरक्षा है उसको हटाएं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी हमारे लिए खोल दे। लेकिन खुद तंबाकू पर 350%, डेयरी प्रोडक्ट पर 200%, फ्रूट पर 120% जैसे ऊंचे टैरिफ वाल्स लगा दिया है। इसके अलावा इंडिया का जो कपड़ा उद्योग है, ज्वेलरी है, जैम है, ऑटो के कंपोनेंट हैं एंड मेटल सेक्टर इन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्लियरली अमेरिका के पुराने हैबिट्स नहीं सुधर रहे हैं, राइटर का ऐसा कहना है। अब थर्ड मोटिव है बायपार्टिसन चाइना फोकस। तीसरी वजह की बात करें, तीसरी जो वजह बताई जा रही है दोस्तों वो है टैरिफ वीपनाइजेशन मतलब टैक्स का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। टैक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सिर्फ ट्रंप की स्ट्रेटजी है, लेकिन अमेरिका की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उद्योगों को जो कम करने की पॉलिसी है इसको रोकना एंड चाइना के बढ़ते प्रभाव को
चेक करना, रोकना, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का कॉमन गोल रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। इंडिया पर बढ़ते टैरिफ्स का बहाना रसिया पर यूक्रेन वार को ख़त्म करने के लिए प्रेशर बनाना था। मतलब इंडिया के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है वो कुल मिलाकर के रसिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है। लेकिन रसिया से मीटिंग के बाद भी इंडिया पर पेनाल्टीज जारी हैं, शायद इसीलिए क्योंकि इंडिया मल्टीपोलारिटी चाहता है। ट्रंप का ध्यान अल्टीमेटली चाइना की तरफ ही होगा, जिसे अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैलेंज मानता है। मतलब कुल मिलाकर के अब रसिया से उसको खतरा नहीं है, खतरा अभी उसको चाइना से है आने वाले टाइम पीरियड में। अब री एग्जामिन यूएस पार्टनरशिप। अब ये सारी जो अपहेवल्स हो रही है, हलचल हो रही है, इससे इंडिया के लिए कई सारे लेसन्स हैं सीखने के लिए। इंडिया को इस एपिस्टेमिक पॉलिसी क्राइसिस मतलब ज्ञान पर आधारित संकट के लिए रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लेना कि अमेरिका इंडिया को चाइना के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक काउंटरवेट मतलब टूल समझता है, उसे सीरियसली री एग्जामिन करना होगा। इंडिया को ये देखना होगा कि अमेरिका के साथ उसकी जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस मतलब राजनयिक समझौता कितनी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को फिर से सपोर्ट करना चालू कर दिया है। इंडिया पाकिस्तान को फिर से एक साथ जोड़ना चाहता है, साथ ही साथ क्वाड समिट स्किप कर रहा है वो। अमेरिकन कंपनीज़ को इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन से रोक भी सकता है, मतलब हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो करने नहीं देगा। अब पहला लेसन यही है कि हमें जो है रिलेशन को मैनेज करना है। ट्रंप के एक्शन ने 25 साल में बनी इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप को खंडित कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है। इसने बीजेपी गवर्नमेंट को चाइना को मेजर कंसेशन मतलब रियायत देने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि टू फ्रंट प्रॉब्लम, दो तरफ से संकट का हम सामना ना करें बिना कोई रेसिप्रोकल कंसेशन, मतलब बदले में हमें कुछ वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, छोड़ो जाने दो। अमेरिका को समझना होगा कि इंडिया की नॉर्दर्न बॉर्डर लाइव फाइट लाइन मतलब जागृत खतरा है। बॉर्डर एरिया की हम बात कर रहे हैं। इंडिया को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को विगोरस मतलब मजबूती से पकड़ के चलना पड़ेगा। लेकिन अभी कंपटीशन को मैनेज करना सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है और खुद को सब्सटेंटिवली मतलब असली रूप में मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो लेसन हम सीख सकते हैं वो क्या है, एग्रेसिवली हमें कोई भी कदम उठाना है। दूसरा लेसन ये है कि गवर्नमेंट को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ट्रंप से ज़्यादा एग्रेसिवली मतलब आक्रामक तरीके से डील करना होगा। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ नहीं लगाए हैं, इवन दाऊ उनका ट्रेड डेफिसिट 295 बिलियन डॉलर है और चाइना रसिया से ऑयल खरीद रहा है, ईरान से ट्रेड कर रहा है, इसके बावजूद भी उसने चाइना के ऊपर नहीं लगाया है सैंक्शन। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना रेयर मेटल्स और मैग्नेट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा अमेरिका के ऊपर, जो यूएस के डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अपोजिट बीजेपी गवर्नमेंट ने अमेरिका के डिक्टेट मतलब आदेशों का पालन करते हुए ईरान और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया और कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी टेम्पररी माफ़ कर दी। बीजेपी को ये सीखना चाहिए कि बुलीस मतलब दबंग सिर्फ स्ट्रेंथ का जवाब देते हैं, ताकत का जवाब देते हैं। अगला जो कदम है फिक्स फॉरेन पॉलिसी। तीसरा लेसन है पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी एडवेंटूरिज्म मतलब जोखिम भरी विदेश नीति है, जैसे पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, मैन्युफैक्चर्ड डिस्पोरा इवेंट्स और क्लिक बैट एक्रोनिम्स मतलब जैसे MOM और योगा। इसने इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ाया,
मतलब जो चीज़ हम सोचे थे हम ऐसा करेंगे तो हमको ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ हम एक्सेप्ट या फिर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसको इमीडिएटली रिकैलिब्रेट करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट और राइट विंग डिस्पोरा आउटफिट, मतलब संगठन, रिपब्लिकन लेजिस्लेचर और ट्रम्प के क्लोज राइट विंग इन्फ्लुएंसर को इम्प्रेस करने में इन वैन, मतलब नाकामयाब रहे। बीजेपी मिनिस्टर्स ने इंडिया की इकोनॉमिक साइज को उसकी स्ट्रेटजिक यूटिलिटी समझकर अमेरिकन सपोर्ट को मायोपिकली, मतलब संकीर्ण दृष्टि से गलत समझा। बीजेपी ने नॉन अलाइनमेंट को पार्शियली छोड़ा, जो अब ग्लोबल मल्टी अलाइनमेंट है, और सिंबॉलिक सीट के लिए इंडिया के मटेरियल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ गया, मतलब वस्तुनिष्ठ फायदे को कुर्बान करना पड़ गया। अब बात करते हैं नेगेटिव आउटकम ऑफ द करंट पॉलिसी। दुखद बात यह है कि मोदी डॉक्ट्राइन ने चाइना और पाकिस्तान को एक आयरन क्लैड अलायंस, मतलब मजबूत गठजोड़ में बांध दिया है, जिससे इंडिया के नॉर्दर्न फ्लैंक, मतलब पश्चिमी हिस्सा को एक यूनिफाइड थ्रेट, एकजुट खतरा हो रहा है। इसने इंडिया को अपने नेबरहुड में आइसोलेटेड कर दिया है। इंडिया के वेल्थ क्रिएटर को पनिशिंग टैरिफ की क्रॉस हेयर्स मतलब निशाने में डाल दिया गया है, और अमेरिकन इंडियंस को वर्लुएंट रेसिज्म, तेज नस्लवाद का शिकार का सामना होना पड़ रहा है। अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और इसके बाद वे फॉरवर्ड की हम बात करेंगे। अब इंडिया को इस पॉलिसी क्राइसिस का फ़ायदा उठा करके दुनिया की जियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आर्किटेक्चर को रिशेप करना चाहिए। ये मौका अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन के बाद काम हो सकता है, इसलिए इंडिया को यूनिपोलारिटी और बाइपोलारिटी के एक मुकाबले मल्टीपोलारिटी का चैंपियन बनना चाहिए। इंडिया एक न्यू इकोनॉमिक डील बना सकता है जो सभी देशों के लिए इक्विटेबल काम करेगा। अब वाई ए न्यू डील इज़ नीडेड, बात करते हैं एक नए किस्म की पॉलिसी की ज़रूरत है, न्यू डील की ज़रूरत है। कमज़ोर और इम्बैलेंस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो चुके हैं। इसके अलावा ग्लोबल पावर और वेल्थ का एक्सट्रीम कंसंट्रेशन हो रहा है। ग्लोबल नॉर्थ के चुनिंदा लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है। इसके अलावा फोर्स रिडक्शन ऑफ टैक्सेस और हाई सॉवरेन डेब्ट, मतलब देशों का जो कर्जा है वो बढ़ते जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ कम हो रहा है। स्टेट ड्रिवन फंक्शंस, मतलब सरकारी काम घाटे में जा रहा है, और नेशनल डेवलपमेंट गोल में इन्वेस्ट करने का फिजिकल स्पेस, जिसको बोलते हैं पैसा, लिमिटेड हो गया है। अब इंटरनली इंडिया क्या कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग 4 दशक के लो लेवल पर चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट है, मतलब स्थिर हो गया है, साइंटिफिक रिसर्च एबमिजल है, मतलब बहुत गिर चुका है, एंड पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है पीएसयू कंपनी है, स्ट्रेटजिकली रीडिप्लॉय, दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जैसे चाइना अपने एसओईएस के साथ में करता है। नेसेसरी अप्रोच की बात करें, इसके लिए ट्रांजैक्शनल इंस्ट्रूमेंटी, जैसे कि सिर्फ लाभ के लिए काम को छोड़ना है, और गवर्नमेंट के अंदर और बाहर कई सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में रिलेशन बनाना है, इसमें पैसा खर्चा करना है। इसका मतलब ये है डोमेस्टिक भी और ग्लोबल साउथ के साथ में बाय पार्टीशन कॉन्सेंसस हो, मतलब इनकी भी सहमति ज़रूरी है। इसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिव हमें एफर्ट्स करने होंगे। इंडिया के मैनिफेस्ट डेस्टिनी, मतलब स्पष्ट भविष्य को जल्दी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को अपने पार्टीजन ब्लिंकर्स, मतलब पक्षपात की जो सोच है इसको छोड़ना होगा, अपोजिशन के साथ में भी मिलना है, रीच अक्रॉस एसाइल। इसके बाद वाला जो उसका सेक्शन रहेगा ये पार्टिकुलरली मणिपुर वायलेंस को लेकर के है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है
2 साल हो चुके हैं और अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। ऐसे में कुछ-कुछ प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना। इसके बाद कुछ-कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अब अगला कदम और उठाया गया है यहाँ पर सरकार की तरफ से। यूनियन होम मिनिस्ट्री और मणिपुर गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स, ठीक है, इसके साथ में एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट मतलब कार्यवाही रोकने का समझौता साइन किया है। मिनिस्ट्री ने थर्सडे को बताया है कि इस संधि की रीनेगोशिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर ग्राउंड रूल्स कुछ कुछ हैं, मतलब फिर से बातचीत किए गए शर्तें और नियम इसमें शामिल किए गए हैं। ये डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक्सपेक्टेड मणिपुर विजिट 13 सितंबर से कुछ दिन पहले ही किया गया है। ये उनकी पहली विजिट होगी जब से 3 मई 2023 को स्टेट में कुकी जो और मेतेई लोगों के बीच में एथनिक वायलेंस, जातीय हिंसा चालू हुई थी, तब से ये इनकी पहली विजिट मानी जा रही है। अब आगे राइटर का कहना है कुछ की टर्म्स हैं यहाँ पर जो कि हमको इस पैक्ट में देखने को मिलने वाली हैं। मिनिस्ट्री ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैडर की वेरिफिकेशन करेंगे और फॉरेन नेशनल को अगर कोई है तो डीलिस्ट कर देंगे। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला है कि एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्टेड मतलब देश से निकाला जाएगा। रिवाइज ग्राउंड रूल्स मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फिर से दोहराते हैं और इंसर्जेंट ग्रुप्स द्वारा चलाए जा रहे कैंप्स को रिलोकेशन करने की बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जैसे कि 15 अगस्त में घोषणा करी गई थी कि बहुत सारी जो बाहरी ताकत हैं यहाँ पर हमारे अधिकारों को छीन रही हैं, संसाधनों को छीन रही हैं, इनको भगाना है। तो सरकार शांति स्थापित भले कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन एक काम जरूर करने की कोशिश कर रही है कि जो लोग किसी भी कारणवश आए हैं, जिनके पास कागज नहीं है, अवैध रूप से रह रहे हैं बाउंड्री में, सरकार का कहना है यही लोग हैं, इन्हीं को भगाओ पहले, तब जाकर के यहाँ शांति आएगी। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या एस डबल ओ ग्रुप्स ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर की मांग छोड़ दी है। इसके जवाब में सिलेन हाउकिप जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिग्नेटरीज है, दस्तखत करने वालों में से एक है, इनके स्पोक्स पर्सन है, उसने बोला है कि ये एग्रीमेंट मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल सेटलमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी जिक्र है। मतलब संविधान देश की इंटीग्रिटी की बात करता है, ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट की। उसने ये भी बताया है कि नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक नया एडिशन है इस एग्रीमेंट में। ये 2008 के टेक्स्ट में नहीं था, जब सिर्फ मणिपुर के अंदर टेरिटोरियल काउंसिल की डिमांड होती थी। वहीं यदि हम कुकी जो काउंसिल की बात करें, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, इसने नेशनल हाईवे 2 को खोलने के लिए सहमति दी है। ये हाईवे कोंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है एंड मिनिस्ट्री ने बोला है कि इससे फ्री मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड एसेंशियल गुड्स काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, लोगों की आवाजाही, साथ ही साथ माल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आसान हो जाएगा। ये हाईवे इम्फाल वैली को नागालैंड और असम से जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल और अदर कमोडिटीज की सप्लाई के लिए भी ये क्रिटिकल माना जाता है, लेकिन पास्ट 2 ईयर से ये हाईवे मैतेई लोगों के मूवमेंट के लिए शट कर दिया गया था, तो अब फिर से खोलने की बातचीत यहाँ पर हो रही है। एंड ये वाला जो डिसीजन है होम मिनिस्ट्री और KZC के एक डेलीगेशन, क्योंकि जो काउंसिल की एक डेलीगेशन के बीच न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसके बाद दोनों की तरफ से यहाँ पर सहमति बनी हुई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। इसने थर्सडे को
जो हायर एजुकेशन रैंकिंग अनाउंसमेंट किया था उसमें आईआईटी मद्रास ने 7th स्ट्रेट ईयर में टॉप ओवरऑल पोजीशन क्लेम किया है। इसका मतलब ये है कंटिन्यू आईआईटी मद्रास बेहतर काम कर रहा है इस रैंकिंग के हिसाब से। साथ ही साथ उसने 10th स्ट्रेट ईयर तक कंट्री का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइटल भी अपने पास ही रखा। मतलब आईआईटी मद्रास कंसिस्टेंटली नंबर 1 पर रहा है। अब हम सरकार के व्यू पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इस पैराग्राफ में बताया जाता है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने इंडिया रैंकिंग 2025 के अवार्ड प्रेजेंट किए थे, इन्होंने एनआईआरएफ की जो मेथोडोलॉजी है इस पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म किया है। वो स्पेशली पीयर परसेप्शन पैरामीटर से सेटिस्फाई नहीं है। मतलब ये पैरामीटर रैंकिंग के टोटल मार्क्स का 10% वेटेज रखता है। मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है कि एनआईआरएफ को ये इंश्योर करना चाहिए कि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस इस पैरामीटर के कारण पीछे न रह जाएं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशंस इसमें ज़्यादा स्कोर करती हैं। अब ये जो क्रिटिसिज्म आने का एक रीजन बताया गया है, 2024 रैंकिंग के बाद कई स्टेट और स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ये क्लेम किया था कि रैंकिंग में रीजनल बायस देखने को मिला है। मतलब क्षेत्रीय पक्षपात हो रहा है। उनका कहना था कि मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पीयर परसेप्शन क्राइटेरिया पर सबरूबन या फिर स्टेट रन इंस्टीट्यूशन की तुलना में ज्यादा स्कोर करते हैं। इससे उनकी रैंकिंग पर इनकी जो रैंकिंग है ऊपर चली जाती है। अब ये बताया गया है कि पीयर परसेप्शन के अलावा एनआईआरएफ ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग के लिए और कौन से पैरामीटर कंसीडर करता है, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस। सेकंड में आता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। तीसरे नंबर में आता है ग्रेजुएशन आउटकम, जैसे कि प्लेसमेंट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, हायर स्टडी में बच्चे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। एंड चौथे नंबर में आता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर ने फ्यूचर की बात करी है। उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्फिडेंस है हमको कि एनआईआरएफ एक बेस्ट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क लेकर के आएगा। मतलब ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार लेकर के आएगा, हम ये सोचते हैं। ये तभी होगा जब इसमें और भी ज्यादा हम पैरामीटर ऐड कर दें, जैसे कि कितने इंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट ने बनाए। मतलब यहाँ से कितने लोग अंबानी अडानी जैसे बन पाए। साथ ही इसमें और डेटा ड्रिवन अप्रोचेस की जरूरत है। मिनिस्टर ने आगे ये बोला है कि एनआईआरएफ रैंकिंग का 10th एडिशन था और इस बार 17 कैटेगरी में अवार्ड हम दे रहे हैं। पहले से ज्यादा इंस्टीट्यूशन ने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। मिनिस्टर ने इस हायर एजुकेशन सेक्टर की स्टेबल ग्रोथ का संकेत बताया। बोला है कि नहीं, हमारे देश का जो हायर एजुकेशन है वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि असली चैलेंज हायर एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट की नंबर और एजुकेशन की क्वालिटी दोनों को बढ़ाना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉलेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिले, ये भी चीज़ होना चाहिए। इसके बाद जो ओवरऑल टॉप 100 इंस्टीट्यूशन का ब्रेकडाउन है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन शामिल है। ब्रेकडाउन कैसा है कि 24 स्टेट यूनिवर्सिटी थी, 22 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज, एक इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जा रही। सब मिला देंगे, सबको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। अब इस लास्ट वाले पैराग्राफ में हम ये देखेंगे दोस्तों कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए आईआईसी बेंगलुरु टॉप किया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईसी बेंगलुरु आया है। मैनेजमेंट स्टडी के मामले में अहमदाबाद है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो तो एम्स नई दिल्ली जाओ, स्ट्रेट 8th ईयर नंबर 1 है। फार्मेसी के मामले में आप जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली जाओ, बेस्ट प्लेस टू स्टडी।
आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें, आईआईटी रुड़की है अपना टॉप पोजीशन फिर से रिटेन कर लिया है। वहीं यदि आप चाहते हैं कॉलेज कैटेगरी में, हिंदू कॉलेज दिल्ली ये फर्स्ट रैंक है, रिप्लेस कर दिया है लास्ट ईयर के टॉपर मिरांडा हाउस को। ये दूसरी स्टेट ईयर नहीं है, ये नया विनर बना। वहीं यदि लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है बंगलुरु, ये 8 साल कंटिन्यू टॉप पर बना हुआ है। इसके अलावा यदि इंडिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उनके नाम भी यहाँ पर बताए जाते हैं कि हमारे देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है जहां पर आपको पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहले नंबर में आया है अपना बंगलुरु। जैसे कि न्यूज़ में हम जैसे ही शुरुआत करे थे उसी टाइम से ही हमको पता चल गया था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। फिर है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल। जामिया मिलिया इस्लामिया है नई दिल्ली की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है दिल्ली। साथ ही स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की टॉप 5 लिस्ट भी दी गई है।